गुड मॉर्निंग। बीएससी थर्ड ईयर इंग्लिश मीडियम। हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायो इनऑर्गेनिक के बारे में। ठीक है, आपकी फिफ्थ यूनिट है। मैंने अब तक कौन कौन सी यूनिट करवा दी है उसके बारे में थोड़ा सा बताया था। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, अब तक HSAB यूनिट फर्स्ट हो चुकी है। इसके अलावा यूनिट जो फोर्थ थी आपकी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये यूनिट हो चुकी है। यूनिट फिफ्थ अभी चल रही है जो कि है बायो इनऑर्गेनिक। ठीक है, देखिए बायो इनऑर्गेनिक जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया होगा, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो यूनिट है वो बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इजी टॉपिक है। उनको ऑलरेडी ये पता होगा कि बायो इनऑर्गेनिक क्या होती है। इस वाले यूनिट में इस चैप्टर के साथ एक चैप्टर और दिया गया है जो कि है इनऑर्गेनिक पॉलीमर। ठीक है, तो हम इसमें सिर्फ बायो इनऑर्गेनिक इसलिए पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ ये वाला जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर करवा रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ टॉपिक बताए भी हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ एलिमेंट जो कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं, इस पे क्वेश्चन बन चुका है, कई बार आ चुका है। इसके अलावा सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम मैग्नीशियम पंप के बारे में पूछा जा चुका है। मेटल पॉर्फिरिन, मेटलो पॉर्फिरिन जैसे बोलते हैं, वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें क्वेश्चन आ चुका है। अभी 2-3 टॉपिक और हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे कि हेम यानी हीमोग्लोबिन या फिर मायोग्लोबिन के बारे में, क्या उनका स्ट्रक्चर है, यूजेस या फिर डिफरेंस। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम पढ़ रहे हैं फिफ्थ यूनिट। इसका जो अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ वो है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। अब देखिए हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन, जैसे मैंने बताया कि बायो के बच्चे तो बहुत अच्छे से जानते होंगे और हो सकता है मुझसे ज्यादा अच्छे से उनको पता होगा कि हीमोग्लोबिन का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या उसका पूरा यूजेस है, वर्किंग प्रोसेस है, सब पता होगा। मैथ्स वालों के लिए थोड़ा नया है टॉपिक। तो देखिए हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली ये मेटलोपॉर्फिरिन का ही स्ट्रक्चर होता है। और मैंने आपको बताया भी था कि मेटलोपॉर्फिरिन का ही एक एग्जांपल है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। ठीक है, जो मेटल है, सेंटर में जो मेटल लगेगा यहाँ वाले केस में आयरन होगा। आयरन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में या फिर मैं कहूँ Fe सेकंड होगा। इसमें +2 ऑक्सीजन अवस्था में, ऑक्सीडेशन स्टेट में जो आयरन है वो जो मेटलोपॉर्फिरिन का स्ट्रक्चर है उसके बीच में जो ग्रेविटी होती है उसके अंदर भरा जाएगा, रखा जाएगा। ये बॉन्डिंग करेगा, दो तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, दो कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। इसका जब स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी तब आप उस चीज को देख लेना। मेटलोपॉर्फिरिन के अलावा यहाँ पर और भी चीजें, और भी ग्रुप्स जो है मेटलोपॉर्फिरिन की जो रिंग है उसके चारों तरफ जुड़ जाती हैं। स्ट्रक्चर में काफी अब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। नॉर्मल मेटलोपॉर्फिरिन के स्ट्रक्चर के अलावा भी इसमें और भी सारी चीजें हैं। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का सबसे पहले हम देखते हैं कि काम क्या है। देखो, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का काम है, बेसिकली हीमोग्लोबिन करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, जबकि मायोग्लोबिन का काम है स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन स्किन और लंग्स में से ऑक्सीजन को लेता है, उसको अपने साथ जोड़ लेता है, बाइंड करता है और आगे हमारी बॉडी की जो मसल्स है उसको प्रोवाइड करता है। इसके बाद इसका प्रोसेस यहाँ पर खत्म हो जाता है क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है उसकी बिंडिंग कैपेसिटी एक तरह से कह सकते हैं कम हो गई। अब उसके पास और आवश्यकता नहीं है, उसका काम हो चुका है ट्रांसपोर्ट करने के बाद करने का। तो अभी क्या करेगा, अपना जो ऑक्सीजन है वो दे देगा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन आगे क्या
सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिसका काम होता है ऑक्सीडेशन का, या फिर एक आम भाषा में बोलो कि रेस्पिरेशन का। तो वहां पर जो ऑक्सीजन होती है उसे प्रोवाइड करता है मायोग्लोबिन। ठीक है, तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन आता है, वो ऑक्सीजन को जो कि हमारे स्किन और लंग से मिली है उसे अपने साथ बाइंड करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, मसल्स बॉडी तक पहुंचाएगा। उसके बाद उसका काम खत्म, वो अपनी ऑक्सीजन को दे देगा मायोग्लोबिन का, क्योंकि उसके पास बिल्डिंग कैपेसिटी अब आगे बची नहीं, वो अपने पास अपने साथ ऑक्सीजन को नहीं रख सकता। ठीक है, तो मायोग्लोबिन को देने के बाद मायोग्लोबिन फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेशन में इस ऑक्सीजन को यूज करता है। तो बस ये बेसिक इसका काम है। ठीक है, अब देखिए हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन जो होते हैं दोनों के दोनों जो प्रोटीन है उसमें मैंने आपको बताया कि जैसे मेटलोकॉर्ड्रिन की जो स्ट्रक्चर है वो आती है, उसके अलावा भी इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे केमिकल जुड़ जाते हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक लिखवा देती हूँ। Hemoglobin and myoglobin MB are responsible for transportation and storage of oxygen respectively। ठीक है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का बेसिक काम होता है ऑक्सीजन का, और ये वाला जो काम है इन हायर एनिमल, ब्रैकेट में मैमल्स लिख दें। ठीक है, नेक्स्ट आगे HP ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन from its source ब्रैकेट में लिख लें स्किन, lungs etc. to muscles where it is provided where it ब्रैकेट में लिखते हैं O2 की बात हो रही है, O2 is transferred to myoglobin। ठीक है, आगे जो O2 है वो मायोग्लोबिन को ट्रांसफर हो जाएगी। This oxygen is used in mitochondria oxidation ब्रैकेट में लिखिए respiration in body।
हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का यही है कि हीमोग्लोबिन तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जबकि जो मायोग्लोबिन है वो स्टोरेज का काम करता है। हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ता है क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन की या बिंडिंग की कैपेसिटी होती है। यहाँ पर एक पोजीशन जो है हीमोग्लोबिन के पास वेकेंट होती है जिसमें ऑक्सीजन बिंड हो सकती है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करेंगे आगे फर्दर। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। क्या स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का? Both of these protein HB and MB has planar hem group, planar hem structure। ठीक है, तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है उसमें बेसिकली ये चीज होती है कि दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो हेम का स्ट्रक्चर होता है। और हेम क्या होता है? मैक्रोपोरफिरिन होता है, उसी के स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना, आप देखिए मेरे साथ इसको बनाने की कोशिश करें। आयरन बीच में बनाया और एक क्रॉस इसमें इस तरह से मैंने खींच दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन हो गए हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को मैं भी बिना देखे कोशिश करती हूँ ड्रॉ करने की आपके साथ ही। सबसे पहले आयरन बनाया। ठीक है, इस तरह से मैंने एक क्रॉस कर दिया है, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से, एक तरह से स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पे 4 नाइट्रोजन बना दिए हैं। आगे नेक्स्ट क्या करना है? यहाँ पर इस तरह से एक 3 बॉन्ड्स बना दिए हैं नाइट्रोजन के। इसी तरह से बॉन्ड्स आपको यहाँ पर भी बनाने हैं, इसी तरह के बॉन्ड आपको यहाँ पर बनाने हैं। इस बॉन्ड को बनाने का एक सही तरीका है कि आप स्ट्रेट लाइन में बॉन्ड बनाएं। ठीक है, मैं दोबारा से बता रही हूँ किस तरह से बॉन्ड बनाया मैंने। नाइट्रोजन है, बॉन्ड ऐसे बनाने हैं आपको, नाइट्रोजन की इस तरह से सीधी लाइन खींच दें। ठीक है, और ये इस तरह से आसान है, लाइन खींच दी। अब इसे पायरॉन में आपको कन्वर्ट करना है। उसके लिए यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन और यहाँ मैच कर दें। इसी तरह से यहाँ
दो स्ट्रेट लाइन एंड यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इन ग्रुप्स को इस तरह से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर हो गया है यहाँ पर, और ये बेसिकली कंफर्म कर लेते हैं बस। ठीक है, तो इसी तरह से बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से बॉन्ड बन गए हैं, ये बॉन्ड हो गया, यहाँ बॉन्ड है, इस तरह से बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर ग्रुप जुड़ेंगे। अब जब मैं ग्रुप जोड़ रही हूँ तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखें कि इस दोनों जो कॉर्नर्स हैं इस पर CH2 CH2 COOH CH2 CH2 COOH ग्रुप जुड़ा है, जबकि इन दोनों कोनों पर जो कि आ रहे हैं इस साइड में, ठीक है, बॉटम में सेम ग्रुप है, इस साइड में CH3 जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर भी CH3 जोड़े और यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ेगा जो कि है ये अगला, अगेन CH3 और यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ेगा जो कि है ये। ठीक है, तो ये वाला जो ग्रुप अभी मैंने जोड़ा है ये कौन सा ग्रुप है, जिसमें CH2 आपको नजर आ रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ये वाला जो ग्रुप है जिसमें एक H जो है वो गायब है, ये ग्रुप को, इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, इथीन, और इसमें से एक H गायब है, यानी ये हो गया इथाइल समूह, यहाँ पर एक H को हमने रिमूव कर दिया, इथीन हो गया ये। ठीक है, और इथाइल के साथ यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि मैथिल समूह होता है, मिथाइल इसको बोलते हैं, मिथाइल मीथेन, सॉरी ये मीथेन है, मीथेन जो है वो मिथाइल के रूप में यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, मीथेन जो है वो मिथाइल के रूप में यहाँ जुड़ा हुआ है। कई बार क्या होता है कि हिंदी में कुछ बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, तो फैकल्टी खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो मीथेन है इंग्लिश में, जिससे एक H रिमूव करने के बाद ये हो गया मिथाइल ग्रुप जो कि जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाए, जैसे मैंने बताया है उसी तरह से इसे बनाना है, तभी आसान रहेगा। किसी और तरह से इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, स्ट्रक्चर आपका गलत हो जाएगा। तो वैसे तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसे मैंने बनाया है उस तरह से आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली यहाँ पर इसने बताया कि जो आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है, यानी Fe सेकेंड यहाँ पर होता है। ठीक है, तो 3d6 यहाँ है, तो 3d6 में सबसे पहले तो ये 4 पायरॉल के साथ कोऑर्डिनेट हो गया, आयरन जो है 4 यहाँ पर पायरॉल के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें से 2 क्या है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इस तरह से बना है, जो कि 2 सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, ये एरो और ड्रॉ करना। अब देखिए
जगह में 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आयरन पे एक फिफ्थ पोजीशन होती है जिस पे इमिडाजोल जुड़ता है। ठीक है, इमिडाजोल यहाँ पर जुड़ेगा और जो सिक्स्थ पोजीशन है वो वेकेंट होती है। इस वेकेंट पोजीशन पे कोई नॉन पोलर न्यूट्रल ग्रुप जुड़ सकता है। तो ये जो न्यूट्रल ग्रुप है, नॉन पोलर ग्रुप है, वो हो सकता है O2। तो यहाँ पर सिक्स्थ पोजीशन जो है उस पे O2 बिल्ड होगा। जब तक ये पोजीशन वेकेंट थी, ये स्ट्रक्चर कहलाएगा, ये स्ट्रक्चर जो है वो कहलाएगा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर। जब ऑक्सीजन यहाँ पर बिल्ड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा ऑक्सीजन, सॉरी इसका जो नाम है वो हो जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका नाम होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। और जब तक ऑक्सीजन बिल्ड नहीं होगी इसका नाम होगा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डी मतलब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। तो थ्योरी लिखते हैं इसके बारे में। In this structure, Fe+2 coordinated with Fe+2 equatorial equatorially coordinated with 4 nitrogen of pyrrole rings। ठीक है, 4 जो pyrrole rings है उसके साथ ये कोऑर्डिनेटेड हो चुका है। सेंटर में आपको नजर आ रहा होगा एक नाइट्रोजन मौजूद है। The fifth position is coordinated by the fifth position is coordinated by नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट नहीं होगी, coordinated fifth position is coordinated by nitrogen of imidazole and sixth position is vacant। ठीक है, अब ये जो सिक्स्थ पोजीशन है इस पे टेंडेंसी है कि कोई नॉन पोलर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बिल्ड हो सके। This sixth position can be
coordinated by non-polar neutral molecule like O2 O2 से ये बिंड हो सकता है। इसके न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक O2 से ये बिंड हो सकता है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें ये ग्रुप होगा प्लस इमिडाजोल होगा, साथ में O2 भी होगा, उसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसे भी बनाने की कोशिश करेंगे और आप भी कोशिश करना बन जाएगा, क्योंकि अगर बन जाएगा तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नहीं बनाओगे ऐसे छोड़ आओगे तो ठीक है, वो कंसिडर तो हो जाएगा पर वो जो नंबर उसमें मिलने चाहिए उतने नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट करें, इमिडाजोल है। देखिए मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ, दोनों ये जो टॉपिक है हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन 2-3 क्लास में भी चलने वाले हैं, काफी बड़ा टॉपिक है। अगर आपको स्टार्टिंग समझ में नहीं आई तो आगे जो इक्वेशन चलेंगी या फिर हम ग्राफ पढ़ेंगे वो भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सभी में कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, आपसे इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर हम नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे उसके बारे में पूछा जा सकता है, ग्राफ के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर स्टार्टिंग से ही समझ में नहीं आया तो आगे आप उसको अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ तक देखिए मैंने आपको बेसिक चीज बता दी है कि आयरन के साथ किस तरह से 4 बॉन्ड जुड़ी हुई है और ये पूरा मैक्रोपोर्फिरिन का स्ट्रक्चर हो गया। साइड में और भी ग्रुप्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आयरन यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर 4 तो कोऑर्डिनेट कर चुका है ये नाइट्रोजन जो कि है पायरोल के साथ। इसके अलावा 2 बॉन्ड अभी बच रहे हैं जिसमें से एक तो इमिडाजोल, क्या होता है इमिडाजोल, ठीक है, इस तरह का होता है इमिडाजोल, इसके साथ जुड़ेगा, दोबारा समझा दूं, ये है इमिडाजोल, इसके साथ जुड़ जाएगा। और जो छठी पोजीशन है जो कि वेकेंट रहती है, इसके पास टेंडेंसी है कि वो O2 को बिल्ड कर सकता है, क्योंकि ये कर सकता है किसी भी नॉन पोलर न्यूट्रल मॉलिक्यूल का। तो इस रीजन से O2 यहाँ पर बिल्ड हो जाएगा और ये काम करेगा आगे ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, तो बेसिक सा स्ट्रक्चर है, इतना स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे किस तरह का कोऑर्डिनेट होने के बाद जहाँ पर इमिडाजोल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो कि है O2 बिल्ड हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। जैसे मैंने बताया इक्विटोरियल स्ट्रक्चर बनेगा, ये एक प्लेन में है, वो ऊपर की तरफ उठे हुए बनेंगे, तो उस स्ट्रक्चर को भी हम बनाने की नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।